So hi guys, good evening to all of you. I hope you all are good. So in today's session, I'm continue our semester to macroeconomics and आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे यूनिट नंबर 3 दैट इज द सिंपल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बुक ऑफ फ्रोयन क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो इनिशियली टॉपिक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज दैट द टाइम पीरियड जो ग्रेट डिप्रेशन का था। आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे हमारी इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन आया, क्या रीजंस थे जिससे क्लासिकल थ्योरी फेल हुई और क्या रीजंस थे जिनकी वजह से जॉन मेनार्ड केन्स की थ्योरी फेमस हुई। यानी आज हम लोग जॉन मेनार्ड केन्स या केनेजियन रेवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज 1930 ग्रेट डिप्रेशन। जनरली ग्रेट डिप्रेशन का एक मीनिंग हो जाता था वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट सिचुएशन का मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हाई एंड हाई इन्फ्लेशन। जनरली ऐसा हुआ नहीं था कभी भी, क्योंकि हमें एक रूल मालूम है, आज आप आगे चल के पढ़ोगे कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वी ऑल नो वेरी वेल कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब हम लोग ये मानते हैं, मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तब आगे चल के एक रिलेशनशिप पढ़ोगे जिसको हम नाम देंगे फिलिप्स कर्व। आज के सेशन में इसका कोई यूज नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज के सेशन में कोई ये यूज नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1930 की और जो फिलिप्स कर्व है वो 1958 की बात है। तो इसका मतलब ये डिस्कशन नहीं है फिलिप्स कर्व। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हेल्थी रिलेशनशिप होता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन वो इनवर्स होता है। बट अगर वो इनवर्स ना होकर डायरेक्ट हो जाओ, डायरेक्ट में इंक्रीमेंटल पे हो जाए तो इकोनॉमी वर्स सिचुएशन में आ जाती है, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का हम देख रहे हैं। ग्रेट डिप्रेशन जनरली 4 साल रहा था, 1929 टू 1933। यानी 4 साल लगे थे ये समझने में कि क्लासिकल इकोनॉमी फेल हो गई। क्लासिकल क्या है, हम किसको क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं? मेनली आपने शायद सुना होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, या फिर 1929 तक, एग्जैक्ट ईयर 1929 तक जितने भी इकोनॉमिक्स आए थे उन सबको क्लासिकल्स बोला गया। जो उनके जो थॉट्स थे वो ट्रेडिशनल थे या वो उन चीजों पर बेस्ड थे जिनकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन है। मतलब ग्रेट डिप्रेशन आने का रीजन सिर्फ उन इकोनॉमिक्स के रॉन्ग थॉट्स थे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि रॉन्ग थॉट्स थे, बट कंसर्न ये जो हम केनेजियन रेवोल्यूशन को स्टडी करेंगे उसमें ये क्लियर मेंशन होगा कि अगर आइडियाज, अगर थ्योरी, अगर रूल्स, अगर पॉलिसी थोड़ी बहुत बदलती जाती तो शायद ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता। 1930 के बाद में हमने एक टर्म ओरिजिनेट करा जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉर्मली 1930 में ओरिजिनेट हुआ। ऐसा नहीं कि ये पहली बार तब इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन पता लगा कि इकोनॉमी के अंदर हमें कुछ चीजों पे इंडिविजुअली फोकस करना पड़ेगा। मतलब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एरियाज हो गए। मतलब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मार्केट पे बात करोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एरिया जनरली 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहे? दैट आउटपुट या इनकम कह सकते हो, मेनली इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस। हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसका एक बेसिक रीजन, मतलब वैसे तो मल्टीपल रीजंस थे, बट ग्रेट डिप्रेशन के रीजन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन था। अगर आप जनरली बात करते हो हाई इन्फ्लेशन, तो हाई इन्फ्लेशन इज बिकॉज ड्यू टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। शायद आपने कुछ सेशंस पहले क्यूटीएम के बारे में स्टडी करा होगा। हाई इन्फ्लेशन इज बेसिकली ड्यू टू, मतलब क्यूटीएम तो है ही, बट इट इज ऑल्सो ड्यू टू द हाई मनी ग्रोथ। क्योंकि पहले क्या रूल माना जाता था कि अगर इकोनॉमी को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको मनी ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा। और क्यूटीएम के हिसाब से हमने एक रूल पढ़ा था कि जो मनी ग्रोथ होती है वो जनरली इन्फ्लेशन के बराबर होती है। मतलब देयर इज अ 1:1 रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ये मनी ग्रोथ इन्फ्लेशन के बराबर है, 1:1 रिलेशनशिप है इसके बीच में, समझना मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से।
तो एक कंसर्न मेरा यहाँ पे ये आ जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न, कि अगर मनी ग्रोथ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होगा। क्लियर? नाउ वी नीड टू we are basically interested to study कि why the unemployment increase. Actually unemployment increase होता है due to output, मतलब output fluctuations। क्योंकि हमें ये बात पता है, अभी वैसे स्टडी भी करेंगे, कि जो आउटपुट है, मान लीजिए वाई इज द आउटपुट, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर इकोनॉमी में आउटपुट डिमांड कम है तो एम्प्लॉयमेंट डिमांड भी कम होगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो इनवर्सली रिलेट करता है विद द, जनरली इनवर्सली रिलेट करता है विद द विद द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट इज द लेबर फोर्स माइनस का एम्प्लॉयमेंट अपॉन में लेबर फोर्स। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है? तो दीज आर दी टू थिंग्स जो शायद मिसमैच थी और एक रूल के अकॉर्डिंग नहीं थी, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन आना मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा तो क्राइसिस उसके बाद में और भी है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन में क्राइसिस ही है। 2008 में भी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, आपको शायद इतनी मैक्रो इकोनॉमिक्स पता होगी, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वो भी आए हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम कर लिया गया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बट कर लिया गया, क्योंकि हम लोग सेल्फ प्रिपेयर्ड थे हम सेकंड ग्रेट डिप्रेशन के लिए। तो अगर मतलब ग्रेट डिप्रेशन ठीक हो सकता था अगर हमारे इकोनॉमी में कुछ चीजें कंट्रोल्ड होती, मतलब दैट दिस थिंग लेट्स टू नंबर वन द न्यू आइडियाज की जरूरत थी। ठीक है, पॉलिसीज, प्रिस्क्रिप्शन, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्थोडॉक्स शायद हम सुना होगा, लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सोच है। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी को कहते हैं, पुरानी सोच। मतलब हमने सुना है ना, कभी कोई कोई बोला तो हम कहते नहीं है कि बेकार सोच, बेकार और पुरानी। ऑर्थोडॉक्स ऐसे तो मैं भी कह सकते ओल्ड ओल्ड थॉट्स ना, ऑर्थोडॉक्स बेकार और पुरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कंसर्न मेरा ये है कि जो सोच पुरानी थी उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की जरूरत थी। अगर ऐसा हो जाता तो शायद थोड़ा बहुत बेटर रहता इकोनॉमी के लिए। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है, एंड आफ्टर दैट नाउ राइट द अनदर हेडिंग। एक्चुअली केनेडियन रेवोल्यूशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, केनेडियन रेवोल्यूशन, क्योंकि 1930 तक जितने भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी वो फेल हो गई, तो हमें केन्स रेवोल्यूशन यानी केन्स थ्योरी की जरूरत हुई। तो उसी को हम लिखेंगे केन्स रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक्स थे जॉन मेनार्ड केन्स, इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, इनकी एक बुक है, दैट बुक नेम इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स ने लिखा था ये, और ये अराउंड जो पीरियड रहा इट वाज जनरली अराउंड 1933 के बाद का ये था, 1933 टू 1936 तक का पीरियड मान लो जब इन्होंने बुक लिखी। मतलब इन्होंने इस बुक में जो लिखा वो अप्लाई कर चुके थे यूएस में। ठीक है, यूएस में यह चीज अप्लाई हो चुकी थी, बट ये टाइम पीरियड था जब उन्होंने बुक लिखी। और उनके उनके हिसाब से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्लासिकल्स को नाम दिया। एक्चुअली एक थ्योरी बोली जाती है कि मतलब मुझे फादर पहली बार किसने बोला, कब बोला। मतलब अगर अगर कोई मेरे बेटे से पूछे कि मेरे उसके फादर की एज कितनी, तो मेरी एज नहीं होगी, मेरे बेटे की एज होगी। क्यों? क्योंकि उसने कब से मुझे बोलना शुरू करा, फादर। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। केन्स कहते हैं, केन्स वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने क्लासिकल्स को क्लासिकल्स बोला। अदरवाइज क्लासिकल्स टर्म बिफोर 1930 था ही नहीं। मैंने क्यों एग्जांपल दिया?
मतलब मेरे फर्स्ट बेबी से पहले मुझे कोई फादर थोड़ी बोल सकता था, कि बाद में तो मुझे बोलना शुरू किया गया। वही मैं बात को आपको यहाँ बात बोल रहा हूँ कि 1930 के बाद केन्स ने ही क्लासिकल्स को नाम दिया क्लासिकल्स, ठीक है। अब केन्स के अकॉर्डिंगली जितनी भी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स था, दैट वाज द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। और केन ने जनरली उन अजम्पशंस को चैलेंज किया। अब क्लासिक जनरली जब आप देखिए, जब आप टर्म यूज करते हो क्लासिकल, तो क्लासिकल्स में उन इकोनॉमिक्स की बात करते हो जो इकोनॉमिक्स टिल 1930 तक आ गए थे। अब आप बोलो सर ऐसा तो चाणक्य दूसरी सदी में, मतलब आज से 1700-1800 साल पहले नहीं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम जो शुरुआत करेंगे जनरली वो इकोनॉमिक्स जिन्होंने मतलब 200 250 लास्ट 200 टू 200 300 ईयर्स तक थ्योरीज दी, ठीक है। 200 ईयर्स तक थ्योरीज दी, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तब से हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग जनरली डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम मेरे अकॉर्डिंगली मतलब फर्स्ट इकोनॉमिक्स है। और फिर उससे पहले रहे फिलोसोफर्स रहे, मिली मार्जिन जो मार्क्स थे वो फिलोसोफर थे। बट क्योंकि मार्क्स ने भी इकोनॉमिक्स पे बहुत सारी बातें करी है, लेकिन मार्क्स वॉज द फिलोसोफर, उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट में बात करी है। डेविड ह्यूम ने 1756 में एक आर्टिकल लिखा था, द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये टाइम पीरियड में सबसे पहला आर्टिकल माना जाता है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल इन्होंने द बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा। उसकी मतलब मैं ये डिटेल नहीं डिस्कस कर रहा जनरली, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड का जो ट्रेड स्ट्रक्चर है वो समझाया, यानी वर्ल्ड का ओपन और क्लोज इकोनॉमी एक्सप्लेन करी कि कैसे ओपन और क्लोज इकोनॉमी के किसी भी कंट्री के बैलेंस पेमेंट मतलब वही खाता अकाउंट्स होते हैं, तो कैसे वो अकाउंट्स को क्लियर जनरली कर सकते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक है। जैसे इसमें एडम स्मिथ वो डेविड ह्यूम हो गए, ऐसी एक थे एडम स्मिथ, हम लोग जनरली इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो डेविड ह्यूम ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है। इन्होंने 1776 में मतलब 20 साल बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट द वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली इनकी बुक में ये एक्सप्लेन था कि किसी भी कंट्री की का धन क्या होता है, वेल्थ क्या होती है। मतलब हमें ऐसा लगता है सिर्फ पैसा कमाना इज द ओनली थिंग, नो। किसी भी कंट्री के लिए सिर्फ उसकी जीडीपी स्ट्रांग होना काफी नहीं होता। उन्होंने किसी भी नेशन की जीडीपी के साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एजुकेशन, उसमें स्किल डेवलप इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसमें पॉलिसीज, उसमें रोड्स एंड मैनी थिंग, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड उन्होंने रखी। पता है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता। मान लो कोई आदमी झोपड़ी में रह रहा है और उसके पास में बहुत सारा पैसा है, वो बिल्कुल अंगूठा टेक है, बिल्कुल पैदल सफर करता है, बहुत सारा पैसा है ना, तो कुछ सेंस नहीं बना उसका, बहुत सारा पैसा यूजलेस है अगर वो अपने पैसों को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक जनरली ध्यान रखना। दे आर बेसिकली द कंट्रीब्यूटर्स, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हो या कंट्रीब्यूटर्स कहते हो आप। डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, उसके बाद में बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जैसे डेविड रिकार्डो, ठीक है। मैं इनकी थ्योरीज का नाम भी देता जाऊंगा। डेविड रिकार्डो ने 1817 में एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स है जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने 1848 में एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब इन्होंने भी सेम बुक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। सबसे मेन जो इकोनॉमिक्स है अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने आते ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करा। मतलब अभी तक जितनी भी बातें होती थी वो बातें होती थी एग्रीगेट लेवल पे, बट अल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स दी, जो बुक लिखी, दैट बुक नेम इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी।
और इस बुक में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, मैं जानबूझ के थ्योरी का नाम लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस करा अपनी थ्योरी में, जो आगे चल के बहुत फेमस हुआ। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली डिस्कस नहीं कर रहे। एंड कहानियां चलती है, उसके अलावा बहुत से इकोनॉमिक्स हैं, एजवर्थ आए और पैराटो आए, मतलब बहुत से इकोनॉमिक्स की लिस्ट है। ठीक है, एक जेबी सेज थे, जेबी सेज 1803 में उन्होंने एक बहुत बड़ी अजम्पशन इंट्रोड्यूस की थी, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई मतलब उन्होंने, उनकी एक स्टेटमेंट थी, मतलब जो फेमस हुई थी स्टेटमेंट वाज दी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये इनकी इतनी फेमस अजम्पशन हुई, ये अजम्पशन इतनी फेमस हो गई, स्टेटमेंट इतनी फेमस हो गई, जिसने पूरी इकोनॉमी को थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, आप इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट सप्लाई करो, जब अवेलेबल होगा तो पीपल उसकी डिमांड खुद कर देंगे। ठीक है, बट ये सब कुछ चलता रहा। एक इकोनॉमिक्स और आए, ठीक है, एसीपीयू। अच्छा, एसीपीयू का जनरली जो नाम आता है वो टैक्सेशन में आता है। ही वाज द ओनली पर्सन, द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने टैक्सेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बुक लिखी थी 1933 में, द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द थ्योरी। अब सोचें, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया और 1933 तक रहा, और उसी टाइम पीरियड में एसीपीयू ने एक बुक लिखी, द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छी बुक थी, लेकिन ये जॉन मेनार्ड केन्स की तरह फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि जॉन मेनार्ड केन्स की जो बुक थी, उनका कंटेंट बिल्कुल यूनिक था। जितनी भी इकोनॉमिक्स उनसे पहले बात कर चुके थे, उन सबसे बहुत अलग था। बट जो एसीपीयू थे, उनका जो कंसेप्ट वही ट्रेडिशनल थ्योरीज पर था। वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वो क्लासिकल्स को या उनकी ट्रेडिशनल थ्योरी को जिंदा रखें। बट आफ्टर दैट ये थ्योरी वगैरह फेल हुई, तो दीज पीपल आर द कंट्रीब्यूटर्स। एंड आफ्टर दैट कुछ चीजें क्लियर हुई और केनेडियन इकोनॉमिक्स आई 1936 में। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, और इस बुक के थ्रू इन्होंने एक्चुअली एक्सप्लेन करा, अपनी बुक में एक्सप्लेन किया द ग्रेट डिप्रेशन, और ग्रेट डिप्रेशन के रीजंस इन्होंने इन इकोनॉमिक्स के सीरीज को बताया। ठीक है, इनका मेन कंसर्न था कि मतलब क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉन्ग रन। केन्स कहते हैं कि जितनी भी फ्लक्चुएशन है वो शॉर्ट रन की है। ठीक है, मतलब केन्स थ्योरी अगर आप बात करें, केन्स के अकॉर्डिंग टू केन्स, जो थ्योरी थी, मतलब उनका कुछ फोकस कंसेप्ट थे, 3 फोकस कंसेप्ट थे उनके। एक तो उन्होंने बोला कि ये जो भी है, ये शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, और जनरली उन्होंने डिमांड साइड इफेक्ट एक्सप्लेन किया। तो जो क्लासिकल जो थे वो सप्लाई साइड की बात करते थे, वो कहता था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। केन ने बोला नो, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। आप इकोनॉमी में कोई भी चीज डिमांड करो, सप्लाई हो जाएगी। क्लासिकल कहते थे कोई भी चीज आप सप्लाई करो, डिमांड हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 व्यूज थे। एक तो क्लासिकल की थ्योरी जो कि लॉन्ग रन पे थी, वो गलत थी। अकॉर्डिंग टू केन्स, उनका मानना था कि शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, प्लस डिमांड साइड फैक्टर्स इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्योंकि क्लासिकल का कंसर्न था, क्लासिकल बेस्ड ऑन द मार्केट इकोनॉमी। आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, क्लासिकल की थ्योरी जो बेस्ड थी वो मार्केट इकोनॉमी पर बेस्ड थी। यू नो द मीनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी मतलब द कैपिटलिज्म, मार्केट कैन बेसिकली करेक्ट देयर इनएफिशिएंसीज बाय सेल्फ। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मार्केट अपना हैंडल कर लेगी, किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की जरूरत है, वी नीड गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये रोड है, अब प्राइवेट वाले रोड थोड़ी बनवाएंगे।
ठीक है, एंड एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें, एकेडमिक्स, या आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी गवर्नमेंट की जरूरत है, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जिसमें टैक्सेशन वगैरह चीजें इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो एक ये कंसर्न हमें रखना है। क्लासिकल मतलब जो भी उससे पहले आए थे उन सारे लोगों को क्लासिकल्स बोला गया, ठीक है। एक ये टर्म आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, मैं जनरली क्लासिकल्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा नोट बना के रखेंगे और वी बेसिकली डिस्कस मोर अबाउट द क्लासिकल्स, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे हम लोग। फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इनका मानना हुआ करता था कि जो इकोनॉमी का एक्चुअल आउटपुट होगा, इकोनॉमी का जो एक्चुअल आउटपुट होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल आउटपुट, एंड आफ्टर दैट जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहेगा, सो दैट ये इक्विलिब्रियम, हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट था कंसर्न। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? अपनी मर्जी से कोई बंदा बेरोजगार नहीं होगा, मतलब सॉरी, मार्केट की मर्जी से बेरोजगार नहीं होगा, बेरोजगार होगा तो वो अपनी मर्जी से होगा, मतलब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हो सकता है, मतलब मुझे काम ही नहीं करना, मेरी मर्जी, बट इफ यू वांट टू वर्क देन दे डेफिनेटली गेट द वर्क एट एनी वेजेस। फिर यहाँ पे वेजेस का कंसर्न नहीं है, वेजेस एंड प्राइसेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। इफ समवन डिमांड मोर वेजेस then their capitalist then their firm owner accept, बिकॉज वो प्राइस बढ़ा देगा आगे चल के, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग वेजेस एंड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर फुल्ली फ्लेक्सिबल। Market clears automatically. And after that economy, मतलब any fluctuations corrected by themselves, ठीक है। तो एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। मुझे बताइए यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब ठीक है ना, ये हमारा जो सेक्शन था 3.1 ये कवर हो गया। नाउ वी स्टडी अनदर सेक्शन 3.2, ठीक है। तो हेडिंग इज द क्लासिकल रेवोल्यूशन, क्लासिकल रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि क्लासिकल्स की शुरुआत 1756 से शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन 1756 से पहले, बिफोर क्लासिकल, जो थ्योरी फेमस थी, जो थ्योरी चलती थी, जो कहने के किसी बिलीफ पर बेस्ड थी, ठीक है, उसको कहते थे, उसको बोलते थे मर्केंटिलिज्म, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इस बात को, दैट द थ्योरी नेम इज द बिफोर क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मर्केंटिलिज्म, मर्केंटिलिज्म, ठीक है। इसको जरा मार्क कर लेना, ये यूज हो जाता है कभी कभी। स्पेलिंग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, मर्केंटलिज्म, ठीक है, ओके। देखिए कंसर्न ये था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आए, ऑब्वियस सी बात है, वो रेवोल्यूशन हम जब पढ़ रहे हैं तो इनका इसका मतलब उनका आना, और क्या ऐसी चीजें थी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को, मतलब उन थॉट्स को इम्प्रूव करने की बात हो रही थी। एक्चुअली 16th और 17th सेंचुरी में लोगों का मानना ये था, मतलब किनको आप मार्केटिज्म बोल रहे हो, ठीक है, लोगों का मानना ये था
कि अगर हम लोग अपने पास कुछ प्रीशियस मेटल्स को स्टॉक करके रखेंगे तो दैट इज द ओनली वेल्थ ऑफ द नेशन। मतलब ये वो टाइम पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ चलती थी, ठीक है। और आपको पता है कि शायद आपने अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी तो आपको मालूम होगा कि लड़ाई चलती थी, फिर खजाना लूटा जाता था और वो खजाना ले उठा के लेके जाया करते थे। मतलब एक ही टारगेट हुआ करता था कि लूट लो, ठीक है। और अगर जितना ज्यादा वो अपने पास में प्रीशियस चीजें रखते थे, जितनी ज्यादा, ठीक है, उतना उतनी ही जनरली वो कंट्री को हैवी, और उस कंट्री को वेल्दी माना जाता था। तो उनका मानना था कि स्टॉक स्टॉक ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, या मेटल्स भी आप कह सकते हो, मेटल्स जिसमें मेनली आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर 16 टू 17 सेंचुरी में, दैट इज द ओनली वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ओनली वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये तो गलत था, वेल्थ ऑफ नेशन सिर्फ यही होगा, तो काफी एक बात नहीं थी। और जनरली उनकी जो भी पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज में एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब उनका मानना ये था कि इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग स्टेट इंटरवेंशन के, क्योंकि क्लासिकल ने स्टेट इंटरवेंशन खत्म किया और मार्केटलिज्म में स्ट्रॉन्ग स्टेट इंटरवेंशन था, ठीक है। और उनकी जो पॉलिसीज थी, पॉलिसीज अराउंड, एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन बेस्ड थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन। दूसरा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। तीसरा अकुमुलेशन ऑफ बुलियन। देन आफ्टर दैट, बहुत डिटेल नहीं करनी है मैं, आफ्टर दैट इसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स को काफी सारी चीजें मिसमैच दिखी, काफी सारी चीजें में गलत दिखी। तो फिर आफ्टर दैट यहाँ पे ट्रांसिशन हुआ, ट्रांसिशन टू क्लासिकल इकोनॉमी। और क्लासिकल इकोनॉमी में जितनी भी अजम्पशन हम बात कर रहे हैं, जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, फिर उनका इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब क्लासिकल इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि वेल्थ ऑफ नेशन जो था, मतलब ग्रेट, मतलब जो एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, उसका आने का मीनिंग यही था। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बताया था कि हमें सिर्फ सिर्फ प्रीशियस मेटल को स्टॉक नहीं करना, हमें अपनी इकोनॉमी के रियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। और रियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है द एम्प्लॉयमेंट। मतलब उन्हें पता है कि जो आउटपुट है दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, and they want to increase the employment opportunities in the economy. So these are the few things जो क्लासिकल्स के आने की वजह बनी, ठीक है। और भी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, जैसे जनरली आप फीचर्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो, मतलब आप उसकी हेडिंग भी लिख ही सकते हो अगर आप फीचर्स की बात करते हो। फीचर्स ऑफ क्लासिकल, तो जनरली मेनली 5 फीचर्स थे, एक एक करके अगर हम बात करते हैं। सबसे पहला फीचर यहाँ पे था इंपॉर्टेंस ऑफ रियल फैक्टर्स, ऑफ रियल फैक्टर्स, ठीक है। रियल फैक्टर्स मतलब क्या, कौन से फैक्टर्स को रियल बोला गया, दैट इज प्रोडक्शन पे फोकस किया गया, ठीक है, रिसोर्सेज पे फोकस किया गया, ठीक है, एंड द टेक्नोलॉजी भले ही कांस्टेंट थी बट उस पर भी एक फोकस किया गया। उनके अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री की जो वेल्थ डिटरमाइंड होगी, द वेल्थ ओनली डिटरमाइंड बाय efficiency of production and availability of resources, availability of resources, ठीक है। ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर द रोल ऑफ मनी, द फीचर्स, रोल ऑफ मनी क्लासिकल्स का। क्लासिकल के हिसाब से देखिए, जब तक युद्ध होते रहे, लड़ाइयाँ, वॉर होते रहे, वॉर तो चलो आज भी है बट आज वो पहले में फर्क है।
पर्पस का फर्क हो गया, रीजंस का फर्क हो गया, ठीक है। देखिए अभी तक जनरली अभी तक मनी को सिर्फ एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे देखा जा रहा था। मतलब इन 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी यही वो टाइम पीरियड थे जब बैंक्स स्टार्ट हुए। मतलब बैंक्स का जो स्टार्ट पीरियड है वो 16th और 17th सेंचुरी था, ठीक है। सिर्फ पैसों को मीडियम एक्सचेंज के तौर पे देखा जाने लगा। पैसे की वैल्यू लोगों को शायद नहीं पता थी। लोगों को लगता था कि जो जैसे होता है ना आज की डेट में मनी, मतलब व्हाट इज द मनी, मनी इज व्हाट, मनी इज जस्ट जो पैसे का काम करे, ठीक है। तो उस टाइम में मनी की प्रॉपर्टीज, मनी के फीचर्स, मनी के फंक्शन समझाए गए, ठीक है। मनी एक्चुअली रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। अफेक्ट रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, रियल इकोनॉमिक activity. Also, many can also affect economic growth and employment. Okay, and the third feature is the free market mechanisms. Free market mechanisms. ठीक है, मतलब उनका मानना ये था कि हमें जनरली मार्केट विदाउट गवर्नमेंट रन हो जाएगी, मार्केट अपने आप एफिशिएंटली वर्क कर सकती है। उनका मानना था कि इकोनॉमी में सेल्फ रेगुलेशन है, इकोनॉमी जो है सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेगी और इनमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे डिमांड सप्लाई को लेकर, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। रूल है क्लियर सा। जैसे कि आज की डेट में ऐसा बोला जाता है ना कि गोल्ड इतना महंगा हो रहा है, गोल्ड लेना बंद करो तो डिमांड कम हो जाएगी, बट डिमांड कम होते प्राइस कम हो जाएंगे, बट ये कोई मानता थोड़ी है। उस टाइम भी नहीं माने थे, बट थ्योरी बताई थी, ठीक है। तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म का मीनिंग हो जाता है कि government without government intervention market can run efficiently, markets function efficiently without government intervention, ठीक है। ऑल्सो उनका एक बिलीफ था, बिलीफ वॉज बेस्ड ऑन व्हाट, बिलीफ इन दैट economy is self regulating economy, regulating economy, and there is a automatic adjustments of markets, there is the automatic adjustment in the market, ठीक है। and after that fourth one is opposition of government, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफी इंपॉर्टेंट था, ये बात आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन पता लगी, लेकिन उससे पहले उनका मानना ये था कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, मान लीजिए दैट इज उनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लिखो इफ गवर्नमेंट intervene then it will become harmful for the economy, हार्मफुल रहेगी और डिस्टॉर्शनरी रहेगा। देखिए ये बात चलो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डिस्टॉर्शनरी कहते हैं डेट विल लॉस होना, कि अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा वो किसी भी तरीके से होगा या एफिशिएंसी लाने के लिए होगा तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डायरेक्ट वेट लॉस जनरेट होगा, नुकसानात होंगे। तो वो क्लासिकल्स ने बोला था कि हमें उनकी जनरली जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक ये कुछ डिस्कशन हमने अभी करें, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग अभी रखना क्लास में। तो ये दो सेक्शन हमने कवर कर लिए, सेक्शन 3.1 एंड 3.2, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द क्लासिकल से वाला कंसेप्ट द प्रोडक्शन मार्केट, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपना थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।